हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। 12 क्लास ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत है? ए ऑप्शन 10 लाख, बी ऑप्शन है 12 लाख, सी ऑप्शन है 15 लाख, डी ऑप्शन है 20 लाख। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत है? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में 12 लाख व्यक्ति कार्यरत है, यानी कि काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी। सूती वस्त्र उद्योग में 12 लाख व्यक्ति कार्यरत है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सूरत को, बी ऑप्शन है अमृतसर को, सी ऑप्शन है गुजरात को, डी ऑप्शन है मुंबई को। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। तो देखिए, सूती वस्त्र का राजधानी जो कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कब हुआ था? यानी कि सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया है? तो 1854 में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 1854 में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, प्रथम चीनी उद्योग मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, प्रथम चीनी मिल उद्योग जो स्थापित की गई थी बिहार में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए। बिहार में 1903 में बिहार में चीनी मिलें स्थापित की गई थी। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, विश्व में चीनी का उत्पादन किस देश में अधिक होता है? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन ब्राज़ील में, सी ऑप्शन है ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो देखिए, पूछा जा रहा है पूरा विश्व का कि विश्व में चीनी का उत्पादन किस देश अधिक करता है। तो देखिए, चीनी का उद्योग सबसे अधिक जो करते हैं ब्राज़ील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। ब्राज़ील में चीनी का उद्योग, यानी कि चीनी सबसे अधिक देश जो करता है ब्राज़ील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। और दूसरे नंबर पर भारत आता है चीनी के मामले में, और प्रथम मामले में ब्राज़ील आता है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, विजयनगर इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है, कर्नाटक राज्य में विजयनगर इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लिया गया है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस है, वही प्रश्न आप लोग को लिए लिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन चेन्नई को, बी ऑप्शन सोलापुर को, सी ऑप्शन है अहमदाबाद को, डी ऑप्शन है कोयम्बटूर को। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है डी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का कोयम्बटूर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को लगा देना है। अगर गुजरात का मैनचेस्टर का बात किया जाए तो गुजरात का मैनचेस्टर जो होगा, गुजरात का मैनचेस्टर अहमदाबाद को होगा। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, गुजरात का मैनचेस्टर अहमदाबाद। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, सुंदरगढ़ किस राज्य में है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, सुंदरगढ़ किस राज्य में है? तो देखिए, सुंदरगढ़ जो है
उड़ीसा राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी। उड़ीसा में सुंदरगढ़ राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से नमक उत्पादन राज्य कौन है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है झारखंड। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में नमक उत्पादन राज्य कौन है? तो देखिए झारखंड जो है कोयला उत्पादन राज्य है, असम जो है चाय का उत्पादन करता है और तेल का उत्पादन करता है। तो झारखंड जो है कोयला उत्पादन करता है तो नहीं होगा, असम जो है चाय का प्रथम मामला में आता है तो ये नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा और गुजरात नमक का उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। नमक उत्पादन जो है गुजरात राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मुंबई तेल क्षेत्र किस वर्ष खोजा गया था? ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1971 में, सी ऑप्शन है 1972 में, डी ऑप्शन है 1973 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से मुंबई तेल क्षेत्र किस वर्ष खोजा गया था? तो 1973 में खोजा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। 1973 में मुंबई तेल क्षेत्र का खोज हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है कहवा का, बी ऑप्शन है कोको का, सी ऑप्शन है गन्ना का, डी ऑप्शन है चुकंदर का। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो देखिए चॉकलेट में मेरा दोस्त कोको का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। इसका जवाब आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। चॉकलेट में कोको का उत्पादन होता है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति का सूत्रबद्ध किया गया था? ए ऑप्शन है 1902 में, बी ऑप्शन है 1985 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति का सूत्रबद्ध किया गया था? तो 2002 में सूत्रबद्ध किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति का सूत्रबद्ध किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ए ऑप्शन है अजौज संसाधन, बी ऑप्शन है जैव संसाधन, सी ऑप्शन है चक्रीय संसाधन, डी ऑप्शन है अनविकरणीय संसाधन। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए जल जो है चक्रीय संसाधन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर चक्रीय संसाधन जल है, तो इसका करेक्ट आंसर से आप लोग को गलत नहीं लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1986 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चाय किस प्रकार का फसल का उपज है? ए ऑप्शन रोपड़ फसल, बी ऑप्शन मिश्रित कृषि, सी ऑप्शन बगाती फसल, डी ऑप्शन दहन कृषि। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से चाय किस प्रकार का फसल का उपज है? तो देखिए चाय जो है बगाती फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी। चाय जो है बगाती फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उदयपुर नगर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान राज्य में उदयपुर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? ए ऑप्शन है औद्योगिक नगर, बी ऑप्शन है खनन नगर, सी ऑप्शन है पर्यटन नगर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो देखिए जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए।
जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन पटना, डी ऑप्शन कोलकाता। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिए नदी तट पर अवस्थित कौन सा नहीं है। तो देखिए आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। भोपाल जो है देखो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है। पटना जो है गंगा नदी के तट पर है। भोपाल जो है भोपाल नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है। भोपाल जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग करेक्ट आंसर लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर बी। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ए ऑप्शन बिहार की, बी ऑप्शन गोवा की, सी ऑप्शन केरल की, डी ऑप्शन झारखंड की। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल का है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है और सबसे कम बिहार का साक्षरता दर है। देखिए केरल का साक्षरता दर जो है 74% है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। केरल का साक्षरता दर 74% है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में काम और रोजगार के लिए पुरुष कितना प्रतिशत प्रवास करते हैं। ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 24%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 30%। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से भारत में काम और रोजगार के लिए पुरुष कितना प्रतिशत प्रवास करते हैं। तो पुरुष जो है 24% काम और रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही बात किया जाए स्त्रियों को, तो स्त्रियाँ जो है 2% प्रवास करती है काम और रोजगार के लिए। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विवाह के उपरांत स्त्रियों कितना प्रतिशत प्रवास करती है। ए ऑप्शन 24%, बी ऑप्शन 40%, सी ऑप्शन 46%, डी ऑप्शन है 66%। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से विवाह के उपरांत स्त्रियाँ कितना प्रतिशत प्रवास करती है। तो देखिए विवाह के उपरांत जो स्त्रियाँ प्रवास करती है 66% प्रवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। स्त्रियाँ जो प्रवास करती है विवाह के उपरांत 66%। चलिए आप लोगों से 20 यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोग का कितना सही होगा कमेंट करके मेरे को बताइए कि मेरा इतना सही है। तो 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि तभी क्लास होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।